हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इनटू द पायनियर। आज हम देखेंगे हमारा नीट 2025 का फिजिक्स का जो है मॉक पेपर रहेगा हमारा। इससे पहले आपको केमिस्ट्री का पूरा मॉक पेपर मैंने बता दिया है। ओके। इससे पहले एक और मैंने प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर देख सकते हो तो वहाँ पे भी मैंने एक फुल सिलेबस पेपर करवाया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट भी है, वो मैंने बहुत पहले कराया था आई थिंक सो। तो प्लीज़ आप उसको जाके कंसिडर करो। अगर आप वीडियोस में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, but you can go with the playlist. You will find so many playlists I have made, that all playlists contains each and every question paper. Okay, तो मतलब जो फिजिक्स के लिए है मैंने इस साल के लिए तो अलग अलग मेजर टेस्ट वन मेजर टेस्ट टू ऐसे करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। बट प्रीवियस ईयर 2024 के लिए मैंने स्पेशल बायोलॉजी के अलग से, केमिस्ट्री के अलग से और फिजिक्स के अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट। यू विल फाइंड जगह, अगर आप जाते हो चैनल के पेज के ऊपर तो प्लेलिस्ट, प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट में आपको सारे तरीके के पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन कम है तो प्लीज उन पेपरों को करो, बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे नीट 2024 में। ठीक है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। चलिए, और एक और बात, जो केमिस्ट्री का जो मेरे को पता है कि क्या हो गया है कि आई थिंक सो मैंने फर्स्ट टू 78 क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाल दिया और 79 से लेके 100 वाले क्वेश्चन जो है मैंने पहले डाल दिया। मतलब एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। तो प्लीज़, वैसे क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवाया है, आप उसको चेक कर लेना। उसको मैंने एडिटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट सॉरी फ्रॉम माई साइड। बट ये वाले पेपर में मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सम ग्लिच दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपन। सो प्लीज लेट मी इग्नोर ऑन दैट, इग्नोरेंस नीडेड। ओके, थैंक यू सो मच। आपका जो है बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स आया है, बहुत बच्चों ने वो वीडियो देखा है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। इसको भी करते रहिए। बट मेरा ये कहना है कि जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया है उसमें मेरे को किसी के भी आंसर नहीं आया, ओनली थैंक यू के आंसर आया है। तो अगर आपको कुछ होमवर्क वगैरह मिल रहा है इसमें तो कंसिडर करो। और फिजिक्स में मैं मोस्ट प्रोबेबली शॉर्टकट से पढ़ाऊंगा। इसमें मैं डिटेल में बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। आपको सोचना है कि किस तरीके से, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, ज़्यादा इतना भी शॉर्ट नहीं करूँगा और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि भाई इनको आता है तो आई विल मतलब आंसर बता के आगे चले जाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल, ओके, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन by at is equal to 12 meter per second square. Radius of the circle is 3 meter. Okay, the particle was initially at rest time, after which the total acceleration of the particle makes an angle 45. बहुत ही आसान है, देख लो। इस तरीके से 45 का एंगल बनेगा। एक यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो कॉस्ट आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, एक सेंट्रल एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे लगेगा। एक मिनट एक मिनट, इस तरीके से एक टेंजेंशियली एक्सेलरेशन लगेगा और एक सेंट्रली आपका एक एक्सेलरेशन लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ए नेट जो आएगा आपका, ए नेट जो है, ए नेट जो आएगा आपका कितना आएगा, ए नेट कॉस 45, सॉरी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, ए सी रहेगा एक्स सेंट्रल एक्सेलरेशन। ए नेट इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, साइन 45, साइन 45 डिग्री, जो कि आपका ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से देखा। एसी को मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाय आर। दोनों को डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट वाली को और सेकेंड वाली को डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 1045 आ जाएगा। 1045 कितना होता है, 1 होता है। 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 12 इंटू आर कितना है आपका, आर है आपका 3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी कितना आ जाएगा आपका, लगभग 6 आ रहा है, देख लेना। 6 आ जाएगा, वी आपका 6 आ जाएगा। तो आपको क्या पूछ रखा है, टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछ रखा है। अगर आपका वी आपका 6 आ रहा है तो आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना बहुत ईजी है। 6 इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए टी मतलब ए क्या है, यू आपका 0 हो जाएगा। ए इंटू टी आपको दे रखा है, सॉरी टाइम पूछ रखा है ना आपको। और यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन तो आपका यहाँ पे 12 ही आ जाएगा, क्योंकि सब में सेम एक्सेलरेशन आ जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको टाइम पूछ रखा है, तो टाइम आपका लगभग यहाँ पे आ जाएगा वी माइनस यू इज इक्वल टू बाई 80, मतलब 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इस तरीके से हाफ सेकेंड आपका आंसर क्या आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके आप एक और बार सोल्यूशन देख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मेरे को ही मिटाना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंड वाला। अ सैटेलाइट ऑफ द मास एम इन ऑर्बिटल ऑर्बिटिंग द अर्थ
at the height equal to the radius of the earth, the total energy of the satellite in terms of g, acceleration due to gravity on the earth surface. यहाँ पे acceleration due to gravity on the earth surface मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है, बता दे किस तरीके से करूँगा। ये आज का डायग्राम नहीं बनाते बैठूंगा मैं, डायरेक्टली मेरा आंसर मेरे को पता चल जाएगा किस तरीके से आएगा। मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला लिखना है। टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी आपकी होती है इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय 2r प्लस एच। ठीक है, आपकी टोटल एनर्जी r प्लस एच का एच। ओके, और आपका एक्सेलरेशन होता है जी, स्मॉल जी के टर्म्स में अगर मैं करूंगा जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। इस जी की जगह पे ये वाला इधर रिप्लेस कर दो, जी एम की जगह पे ये पूरे जी एम की जगह पे ये रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा जी आर स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय आर टू आर प्लस आर। आर प्लस आर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख लो हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे दे रखी है, तो हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ अगर दे रखी है तो जी आर बाय एम बाय 2 इंटू एक मिनट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आर इंटू 2, और ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, तो माइनस क्या आ जाएगा जी आर एम बाय 4। फोर्थ ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन मिटा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह मिले। इसी तरीके से करने हैं भाई, और आपको लग रहा है कि स्लो करवा रहे हैं भैया, तो थोड़ा बहुत तो स्लो चलेगा। The angular speed of the rotation of the earth about an axis, what will be the weight of the man standing on the equator become half of his weight at the pole? Okay, तो कैसा बता रहा है मेरे को, इक्वेटर किसके ऊपर वो खड़ा है, वो इक्वेटर के ऊपर, बिकम हाफ एंड द हाफ ऑफ द हिज वेट एट द पोल। अच्छा, पोल और इक्वेटर की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। जी ऑफ इक्वेटर इज इक्वल टू जी ऑफ पी, अगर आपको ये पता होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जी ऑफ पी डिवाइडेड बाई 2 लिख दूंगा जी ऑफ इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि स्टैंडिंग ऑन द, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ द इक्वेटर बिकम हाफ मतलब उसका वेट जो है वेट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो वेट मतलब तो जितना ग्रेविटेशनल वेट लगता है वो है। तो यहाँ पे जी पी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट जी पी डिवाइडेड बाय 2r। जीपी की जगह पे क्या डालोगे, जीपी की वैल्यू क्या डालोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका कितना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल 9.8 डालोगे, नीचे आपका 2r6400 इंटू 10 की पावर 3, इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपको जो आंसर देखने को मिलेगा 8.75 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा आंसर आ गया, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है जिस तरीके से करवा रहा हूँ, आसानी है, ज़्यादा से ज़्यादा तो सॉल्यूशन में भी इसी तरीके से करवाते हैं। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट मेथड भी ढूंढना पड़ेगा सारे क्वेश्चन में, देखती है अगर सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आसानी से आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो वर्टिकली वॉल आर शोइंग, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। ओके, मेरे को फ्रिक्शन अगर मेरे को कोई पूछ रहा है तो यहाँ पे आसानी से निकालोगे। ऐसे यहाँ पे आपका 100 न्यूटन कितना आ जाएगा बता दो आसानी से, साइन 37 और यहाँ पे कितना लगेगा, ये इसी को मैंने इलेबरेट किया है। यहाँ पे 100 न्यूटन कॉस 37। ठीक है, 37 की वैल्यू निकालने अगर आपको आता है तो याद कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसका फॉर्मूला आ भी जाता है और कभी भी पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे साइन 37 की वैल्यू वगैरह हर चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रायंगल में पता होना चाहिए, ट्रायंगल में बना के दे देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ये ट्रायंगल अगर आपको हो जाएगा तो ये आपको पता होगा ये 37 डिग्री होता है और ये 53 होता है, और 53, और आपको साइन कॉस निकालना आ जाता है। ये 5 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालते आना चाहिए, फिर आसानी से आपको दोनों की भी, ये 53 का भी इंपॉर्टेंट होता है और 37 अभी तो हमें ज़रूरत पड़ी रही है इसकी, तो आसानी से निकाल लेते हैं इसको। कैसे रखोगे, जो आपका ये वाला जो लग रहा है ना, इसका फ्रिक्शन निकालते हैं पहले। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, FL इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अगर मैं करूँगा तो 0.6, ये कितना आ जाएगा, 0.6 म्यू की वैल्यू दे रखी है, इंटू 100 इंटू 3/100 इंटू 100 इंटू 3/4
3/5 सॉरी 3/5 इस तरीके से अगर करोगे तो ये 20 और ये सब आ जाएगा, टोटल 36 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 36 वैल्यू अगर मेरी आ गई है तो एफ मेरा 36 आ रहा है। और नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है मेरे को, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 80 आ रहा है, और नीचे मेरा लग रहा है 50 kg 55g जो कि 50 हो गया। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे को टोटल कितना फ्रिक्शन रिक्वायर है 30 न्यूटन का, लग कितना रहा है 36। तो टोटल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे को जितनी जरूरत है उतनी ही, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल लग रहा है 36, ठीक है, टोटल फ्रिक्शन लग रहा है 36, बट मेरे को जरूरत है 30 न्यूटन की, तो मेरा फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी 30 न्यूटन के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, इतने में ही यहीं पर डटा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि लिक्विड रेज इन 2 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ट्यूब, इट इज दैट केस angle of the contact between the solid and the liquid is 0. The tube is lowered more now so that capillary is only 1 centimeter above the liquid. In this case, the angle of the contact between the solid and the liquid is okay. Angle of contact पूछ रहा है डायरेक्टली कैपिलरी ट्यूब का। देखो h बाय आपको अगर फॉर्मूला बताओ 2 cos थीटा बाय रो जी आर, ठीक है, जो लिक्विड ऑफ की डेंसिटी होती है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे h cos थीटा इक्वल टू h डैश cos थीटा को इक्वल कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहा है, इस तरीके से डेंसिटी तो सेम ही है, बस इन्होंने क्या किया है लोअर कर दिया है टर्म को। तो यहाँ पे क्या है h की वैल्यू कितनी 2 दे रखी है, cos थीटा में को सरफेस के ऊपर बोल रखा है ना, तो सरफेस के ऊपर cos थीटा cos 0 की वैल्यू cos 0 इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos h डैश की वैल्यू भी हमें दे रखी है 1 आ जाएगी यहाँ पे, तो cos थीटा डैश कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो ये थीटा कितना आ जाएगा 1/2 की वैल्यू जब हो जाएगी 60 डिग्री के ऊपर आपका आ रहा है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसी तरीके से करना होता है। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसी तरीके से, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आसान तरीके से बस। The two bodies of the mass 6 kg and the 4 kg are tied to be the string on the shown figure adjoining the table and the pulley are frictionless, then acceleration of the mass 6g will be 6g। अगर मेरा एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, बहुत ही आसान है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना लग रहा है, नीचे 6g के ऊपर लग रहा है 6g। एक मिनट 6g, ठीक है, इधर 6g अगर मेरा लग रहा है माइनस 6g मेरा लग रहा है, और ऊपर मेरा टेंशन लग रहा है, ऊपर मेरा टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो इसमें ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 6g माइनस t इक्वल टू 6a। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, सिर्फ 4a लगेगा, यहाँ पे 4a लगेगा, टेंशन इज इक्वल टू 4a। जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे अच्छी तरीके से तो आपको आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की जगह पे 4a की वैल्यू डालनी है, 6g माइनस 4a इज इक्वल टू 6a। ठीक है, 6a जब आप इसको अच्छी तरीके से कर लोगे, जब आप इसको अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी 6g, a की वैल्यू 6g बाई 10, मतलब 6 इंटू 10 बाई 10, लगभग 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका डिस्क और रिंग के बारे में बता रहा है। डिस्क एंड रिंग एंड द सेम मास ऑफ द रोलिंग, इफ द काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। भाई बता दो कैसे करोगे, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है, इनके अंदर अगर आपको पता होगा रोलिंग मोशन की अगर फॉर्मूला वगैरह सब पता होगा आपको अच्छी तरीके से, अगर पता होगा तो रोलिंग मोशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से हो जाती है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी इस तरीके से हो जाती है, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस आपको वैल्यू डालनी है, डिस्क के लिए अलग से वैल्यू डालो और रिंग के लिए अलग से वैल्यू डालो, आसानी से आ जाए। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, डिस्क के लिए अगर मैं ओरली करूँ, रुक जाओ तो करके दिखाता हूँ, हाफ mv² प्लस हाफ इंटू हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा की जगह पे अगर मैं v/r डाल देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मिटा दूंगा मैं, ओमेगा की जगह पे वो v² बाय r², इस तरीके से आ जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क है। जब आप इसको सॉल्व करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आपको आ जाएगी पूरा r², ये कैपिटल r ही रहेगा, कैपिटल r² से r² कट जाएगा, और v² mv² हाफ mv² 1/4 है ना, तो 3/4 बाय mv² आपका आ जाएगा डिस्क के लिए। ठीक है, डिस्क के लिए। अभी हम बात करते हैं हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग के लिए। रिंग के लिए सेम वैल्यू डालनी है बस आपको, जब आप सेम वैल्यू डाल दोगे, हाफ mv² प्लस हाफ
प्लस हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एम आर स्क्वायर होता है डिस्क का, आर से आर कट जाएगा, वी स्क्वायर बच जाएगा, तो टोटल एम वी स्क्वायर आ जाएगा। जब आप दोनों को इक्वल करोगे तो वी वेलोसिटी ऑफ द डिस्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द रिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4/3। और जब इनका स्क्वायर रूट हटा दोगे, ये स्क्वायर रूट हटा दोगे, तो यहाँ पे अंडर रूट में दोनों भी चीजें आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखना। तो यहाँ पे याद रखना कि कोई कोई बोल रहा है कि 3:4 आएगा, तो भाई द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी, क्योंकि पहले डिस्क दे रखा है और रिंग दे रखा है, तो इसी तरीके से हमें निकालना है। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जिस तरीके से आपका जो ये पूरा कंप्लीट होगा, तो आपको जल्दी से बहुत सारी क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। बट अगर आप इस तरीके से अगर रिस्पॉन्स अगर धीरे धीरे देते रहोगे तो इट विल बी नॉट गुड, ठीक है। तो प्लीज़ आप हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करो, पूरे क्वेश्चन। आई होप आपको सबको हेल्पफुल होगा और मुझे जल्दी से जल्दी 4K सब्सक्राइबर, 4000 सब्सक्राइबर के लिए थोड़ा सा ही दूर हो, तो उसके लिए भी मदद कर दो, ठीक है। आई होप यू विल डू दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा है, द थिकनेस ऑफ द पेंसिल मेजर एज द स्क्रीव गोस, लिस्ट काउंट दे रखा है, कम आउट टू बी, अच्छा मेजरमेंट भी आ गया, तो परसेंटेज एरर। अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है। अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय आपका मेजरमेंट वैल्यू कितना है। लीस्ट काउंट हमारा 0.001 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट वैल्यू आपकी 0.1 है 0.802, ठीक है 802। तो 802 और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे। तो जब आप इसको निकाल लोगे तो अच्छी तरीके से निकाल लेना, काफी आसान तरीके से। 1/8 का जो आंसर आता है तो 0.12468 ऐसा कुछ आता है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप करोगे अप्रोक्सीमेटली 0.125 यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में द सर्किट शो इन द फिगर एट द एसी सोर्स गिवन वोल्टेज आपको दे रखा है, नेग्लेक्ट द सोर्स रेजिस्टेंस, द वॉल्यूम द वोल्टमीटर एंड द एमीटर रीडिंग विल बी। अच्छा वोल्टमीटर और एमीटर रीडिंग मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है, तो बताइए किस तरीके से करूंगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले z निकालना पड़ेगा, z वगैरह एक्सएल एक्ससी निकालोगे तो z आपका आराम से आ जाएगा। पहले तो एक्सएल निकालो, ओमेगा एल मतलब 2000 आपको दे रखा है ओमेगा, ओके, इंटू एल कितना दे रखा है आपका 5 × 10⁻³ दे रखा है। मतलब ये वैल्यू आपको जब इलाबोरेट कर दोगे तो इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सएल कितना आ रहा है आपका 10 ओम, आर कितना आ रहा है आपका 10 ओम दे रखा है, मतलब आर कितना, आर नहीं रहा, आर आपको दे रखा है, ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आर आपका ही आ रहा है, एक्सी निकालूंगा, एक्सी अगर 1/ओमेगा सी, जो कि आपका 1/2000 ओमेगा इंटू सी की वैल्यू 50 इंटू 10 माइक्रोवेव तो -10⁻⁻6। आप सोच रहे हो वैल्यू कहाँ से, भाई यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, दे रखी है, मैं खुद के मन से नहीं रखा। जब आप एक्सी को भी सॉल्व करोगे तो लगभग आपका जो है 10 आंसर आएगा, देख लेना 10 आंसर आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मैक्सिमम करंट आई नॉट कितना जाएगा, आई नॉट आपका आ जाएगा V0/Z। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप इसको 10 डालोगे, जब एक मिनट पहले मैं Z निकाल के बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। Z की वैल्यू जो है इस तरीके से निकाल लेते हैं हम, √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब XL माइनस XC तो ये टोटल तो 0 ही हो रहा है, क्योंकि सेम वैल्यू है 10 और 10 ओम दोनों सबकी वैल्यू 0 है, और R का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे तो Z की वैल्यू भी आपकी 10 आ रही। तो जब आप Z की वैल्यू 10 आ रही तो आई नॉट कितना आ जाएगा आपका, आई नॉट आ जाएगा V0/Z। V0 कितना दे रखा है आपको 20 डिवाइडेड बाय 10। V0 कितना दे रखा है 20 है ना, V0 आपका 20 दे रखा है, ये रहा V0 आपका 20 दे रखा है, ठीक है। 20/10 तो लगभग आई नॉट आपकी 2 एम्पियर यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो IRMS निकाल लेना, फिर VRMS निकल जाएगा। तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में बता दीजिए, आपको V भी पूछा है और I भी पूछा है, वोल्ट मीटर भी पूछा है और एमीटर भी पूछा है, ठीक है। तो पहले IRMS अगर मैं निकाल लेता हूँ, IRMS जो कि आपको वो एमीटर की रीडिंग देगा, तो 2/√2, हाँ ये तो आसान है, तो 1.4 आपका एम्पियर आ रहा है।
वोल्ट मीटर की अगर वी आर एम एस निकालोगे तो 4 × 1.41, मतलब 4 से इंटू करोगे आपका आई आर एम एस को, तो ये आपकी वैल्यू दे देगा वी आर एम एस, ठीक है, 5.64 वोल्ट। ये आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, 2 मिनट में हो जाएगा, बस मैंने लेंथी में बता दिया इस तरीके से। 5.64 आपका आंसर आ रहा है, 5.64। एक मिनट, तो ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल रहा है मेरे को, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। चलो मिटा देता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से हमने इसको कर लिया है, ठीक है। और ये हाँ यही स्पीड रहेगी भाई, क्योंकि क्वेश्चन आसान है बट इनका सॉल्यूशन को टाइम लग रहा है और मेरे को यहाँ पे मिटाने में भी टाइम लग रहा है, तो स्पीड तो इतनी ही स्लो रहेगी। चलिए, थ्री रेजिस्टेंस दे रखे, ओके, हैविंग द वैल्यू रिस्पेक्टिवली, ओके ओके, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द नेटवर्क द थर्मल पावर डिसिपेट। कुछ नहीं भाई, वी कर लो, वी यहाँ पे आ जाएगा, टू थर्ड हो जाएगा, है ना। वी अगर आप निकालोगे यहाँ पे, समझ लो यहाँ पे कोई वी लगा हुआ है, जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ पे 2V/3, टू थर्ड चले जाएगा, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है ना, तीन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे V/3, ठीक है, V/3 डाल लो वैल्यू में, 4V²/9 × 3R, ठीक है, इश टू 4V², रेशियो पूछ रखा है आपको बस, 4V²/9 × 6R, रेशियो इश टू 4V²/9R, ठीक है, V² आपका 9R, 9 के सारा ये V/3 थी यहाँ पे वैल्यू, तो जब इसको करोगे तो 4:2:3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4999 और V² सब में कट जाएगा, R भी सब में कट जाएगा, 4/3 2/3, यहाँ पे कुछ भी 3 नहीं तो कॉमन ले लेना, 3 आप कॉमन लेना पड़ेगा आपको, बाकी सब चीज़ें आ जाएगी। 4:2:3, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11th क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूंगा 11th क्वेश्चन में आपको क्या है, कंडक्टिंग लूप kept in perpendicular increasing magnetic field as shown in figure, direction of the induced current in the loop will be। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनसाइड द प्लेन है तो ये क्या होगी, इंक्रीज करेगी टाइम के साथ, तो अगर आप लेंस लॉ लगोगे तो इंड्यूसिंग करंट अपोजिट करेगा इंक्रीज इन द इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे क्या करेगा, एक काउंटरैक्ट अगर मैं करूंगा, इंड्यूस करंट मस्ट बी आउटवर्ड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे करने के लिए अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो अगर मैं क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाऊंगा तो आउटवर्ड मेरे को फील्ड मिलेगी, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाऊंगा तो मेरे को जो है मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में मिलेगी, तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जो करंट है फ्लो करवाना पड़ेगा, तब जाके इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट हैविंग एन एनर्जी फ्लक्स जो भी है फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, बता दीजिए कैसे करोगे इसको। बहुत ही आसान है, सब दे रखा है आपको, यू का फॉर्मूला लगाना है, यू इज इक्वल टू, यू आपका 580, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 40 दे रखी है, एनर्जी फ्लक्स आपका कितना दे रखा है 40, इंटू ए कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है 20, इंटू टी कितना दे रखा है आपको, टी 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यू की वैल्यू आपकी जो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे को, मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम पी, पी की जगह पे मैं क्या जगह यू, टोटल एनर्जी है ये, यू जो है मेरी टोटल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सरफेस ऑन द टाइम टी, ये आपकी टोटल एनर्जी, यू बाय सी कर सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको बस वैल्यू डालनी 40 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8, ओके 8। इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे तो लगभग आपका जो आंसर आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -4 kg/m², ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चार्जेस दे रखे आपका, ओके, और ए और बी में रिस्पेक्टिवली रखा हुआ है, ओके। ए पे मेरा कौन सा चार्ज है -q, बी पे मेरे को दे रखा है +q, और मेरे को क्या बोल रहा है, चार्ज -q एट ए इज मूव टू द अनदर पॉइंट ऑफ द एज सच एज, यहाँ पे चला गया आपका माइनस, यहाँ से घुमा के यहाँ पे चला गया, मतलब इस तरीके से आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन रहा है, मतलब क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो वेट अ सेकंड, हम बना देते हैं इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड एल, द नेट वर्क डन इन मूविंग चार्ज -q इज, ओके,
नेट वर्क डन बताना है। तो कुछ नहीं, वर्क डन आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो माइनस के क्यू बाय आर एल माइनस ऑफ माइनस के क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस। तो कितना आ रहा है आपका आंसर, क्या आ रहा है, जीरो। क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस 3 mm falling in the viscous liquid is 10 centimeter per second, then the thermal energy of the wall radius is 6 mm of the small material falling on same liquid will be। भाई कुछ नहीं, विस्कस वीटी का आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आपका वी टी वन बाई वी टी टू इज इक्वल टू आपका आर वन का स्क्वायर बाय आर टू का स्क्वायर। तो इसको कर लेना, किस तरीके से करोगे। अच्छा वी टू चाहिए ना आपको, वी टी वन कितना दे रखा है, वी टी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, थर्मल वेलोसिटी, ओके ये आपको 10 दे रखी है, इंटू आपका जो है रेडियस का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाय आर वन का कितना दे रहा है, 6 mm दे रखा है ना, 6, एक मिनट यहाँ पे 3 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/6, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका VT1 का आंसर, VT2 का आंसर आ जाएगा। VT2 मेरा लगभग जो है देखोगे 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36। रुको, इनको दोनों को भी 3 इंटू 3 1 3, नीचे 4 10/4, 10/4 को अगर मैं करूँगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दी। R2 ऊपर जाएगा ना, मैंने R3 को ऊपर डाल दिया, ठीक है। ऐसी गड़बड़ तुम मत करना। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको 10 डालना है, इंटू 6 जाएगा, R2 का 6 जाएगा ऊपर, R6 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका VT1 का VT2 का वैल्यू आ जाएगा। तो V3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो देख लेना, ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा तो 40 सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड VT2 की वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, in the gaps of the meter which two unknown resistors A and B are connected, null point is obtained when the wires get divided into the ratio। okay, null point obtain हो गया तो A/3, फर्स्ट केस में A/3 और B/4। when each of the resistors increase by 40 ohm, the null point divided in the ratio आपका 40 ओम से इंक्रीज किया, तो मेरा A + 40 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 7 और इज इक्वल टू B + 40 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 8। दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन कर लेना सॉल्व, ठीक है। आपको A और B की वैल्यू जो है आसानी से मिल जाएगी, मतलब A और B की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है 4A इज इक्वल टू 3B, और यहाँ पे बन रही है आपकी 8A + 320 इज इक्वल टू 7B + 280। कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो यार, ए की जगह पे 3B/4, और ऐसे करते करते मैं बहुत बड़ा आंसर चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको, ए की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू वगैरह डाल दूँ तो मेरे को बी की वैल्यू आ जाएगी और ए की भी वैल्यू आ जाएगी। तो एक मिनट, अब 8 ए की जगह पे मैं आ रहा हूँ 3B/4, मतलब ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 2 सा 320 इज इक्वल टू 7B + 280। तो मेरी बी की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 40 ओम आ जाएगी। और जब आपको ए में डालनी होगी, ए में डालोगे, ए में जब डालोगे तो आपको 3 × 40 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 30 ओम आपके आंसर आ जाए। तो ए की वैल्यू आपका 30 है और बी की वैल्यू आपका 40। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट कॉइन इज ड्रॉप इन अ लिफ्ट, इट टेकन्स टाइम T1 टू रीच द फ्लोर, व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, तो T1 टाइम ले रहा है, when it takes T2 टाइम when it lift is moving with a constant acceleration। अच्छा, दो सिचुएशन दे रखी है। जब मेरा कॉइन जब मेरा स्टेशनरी पे था, जब मेरा सब कुछ स्टेशनरी पे था, तो T1 मेरा क्या होगा, √2h/g, ठीक है। और जब मेरा जो है अपवर्ड में चला गया तो मेरा G' बदल गया, G' मेरा G + a आ जाएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरा T2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2h/g + a।
बस दोनों को देख लेना कि जी डैश आपका बड़ा आता है कि आपका ए डैश। क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जी डैश बड़ा है जी से, तो आपका T2 क्या है, छोटा हो जाएगा T1 से। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो T2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा T1 से। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि बॉल थ्रो बाय द वन प्लेयर रीचेस टू द अनदर प्लेयर इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल अबोव द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी। कौन से बॉल को कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा है भाई, बता दो। कुछ नहीं, टाइम की वैल्यू डाल दो बस। टाइम का प्रोजेक्शन कर रहा है ना, तो यहाँ पे 2u साइन थीटा बाय, यार तुमको फॉर्मूले याद है, तुम सब कर लोगे, ठीक है। 2u है ये, यू साइन थीटा बाई जी, और टाइम 2 सेकेंड बोल रखा है ना, 2u साइन थीटा बाय जी। 2 से 2 कट गया, जी की वैल्यू जो भी आ जाएगी वो देख लेना तुम। एच की वैल्यू मेरे को चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे जी स्क्वायर डाल दोगे, जी स्क्वायर बाय 2g, मतलब आ जाएगा 10/2, 10/2 मतलब 5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। इसी तरीके से सॉल्व करना है भाई, इतने इतने आसान तरीके से तुमको बता दिया। अब बल्ब लैम्प एग्जिस्ट इन अ लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। means a wavelength of the 450 ampere. The lamp is rated with the 140 watt and 8% of the energy appears in the emission of the emitting the light. Okay, how many photons are emitted by the lamp per second? Okay, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाल दो, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और आपका पी क्या है, पी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेवलेंथ वगैरह जो आ जाएगी। पावर यहाँ पे आ जाएगी, पावर कितनी आ जाएगी आपकी, एन एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर वगैरह एन की वैल्यू वगैरह लगाओ, पावर कितनी दे रखी है आपको, 8% ऑफ 150, तो 8% मतलब 8/100 प्लस कितना आ जाएगा, इंटू 150 आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा 150, तो 12 वोट आ रहा है, ठीक है। 12 वोट आ रहा है, और यहाँ पे एन की जगह पे वैल्यू रख दो, एन मेरे को चाहिए ना, हाउ मेनी फोटॉन्स, एन की वैल्यू चाहिए, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी 12, ऊपर जा रहा है ये लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 4500 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे देख लिया मैंने, यहाँ से ली लैम्डा की वैल्यू। एच की वैल्यू बता दो, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू लगभग आपकी जो है 27.17 इंटू 10⁸18 आंसर आएगा। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। सॉल्व करके देख लेना, जब बस आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए, बस फॉर्मूले में पुट ऑन करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ट्रांजिशन बिटवीन द 3 एनर्जी लेवल्स इज अ पर्टिकुलर आइटम गिवन राइज टू द 3 spherical lines of the wavelength. Okay, spherical lines of the wavelength in increasing magnitude, lambda 1, lambda 2, lambda 3, which one of the following equation is correctly related? भाई बता दो कैसे करोगे, बस आपको करना है E2 माइनस E1 कितना आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा 2, ठीक है। E3 बाई E1 कितना आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा 1, E3 माइनस E2 आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा 3, ठीक है। जब आप E2 माइनस E1 प्लस E3 माइनस E2 करोगे, जैसे कि सबको ऐड करोगे, ठीक है, जब सबको ऐड करोगे तब आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। मतलब आप पहले E2 माइनस E1 प्लस E3 माइनस E2, जो कि आपका देखने को मिल गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एच सी बाय लैम्डा 2 प्लस एच सी बाय लैम्डा 1, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर E3 माइनस E1 आपका कितना आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा 2, E3 माइनस E1 आपका एच सी बाय लैम्डा 2 प्लस एच सी बाय लैम्डा 3, E3 माइनस E1 कितना आ जाएगा टोटल आपका, एच सी बाय लैम्डा 2 प्लस एच सी बाय लैम्डा 1, और इसकी वैल्यू भी मैंने निकाल के बता दी थी, एच सी बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2 प्लस एच सी बाय लैम्डा 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3, तो आपका जो है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी देखिए न्यूक्लियन की पर मास कर्व, ओके, न्यूक्लियस वगैरह y x y z, ओके।
द प्रोसेस दैट वुड बी रिलीज एनर्जीज, जहाँ पे प्रोसेस में रिलीज होगी जब आप डब्ल्यू से, व्हेन यू एनर्जी रिलीज व्हेन द स्टेबिलिटी, अगर आप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करोगे तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी। दिस विल हैपन व्हेन जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज, जो बाइंडिंग एनर्जी आपकी पर न्यूक्लियन के हिसाब से इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी? जब आप डब्ल्यू से लेके वाई तक जाओगे, 2y तक आपकी बाइंडिंग एनर्जी देखने को मिल रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी, उसकी वजह से आपकी एनर्जी ऑफ द स्टेबिलिटी इंक्रीज रहेगी। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर था ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ, ओके, जेड वगैरह दे रखा है। एटॉमिक नंबर ऑफ द रिलेटिंग न्यूक्लियस, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने होंगे इन लो? अल्फा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ओके, बी माइनस कितने हैं देख लो। बी माइनस है 1 2 3 4, 4 है। बी प्लस कितने हैं? बी प्लस देख लो 1 2, तो 2 ही है, 2 है। ठीक है, तो अगर आप निकालोगे z इज इक्वल टू, अगर आप निकालते बैठ जाओगे डॉटर न्यूक्लियस का, तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से निकालता है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, z आपका तो अगर मेरे को 92 दे रखा है, एमिट्स द फॉलोइंग सीक्वेंस माइनस 8 इंटू 2 अल्फा के लिए, प्लस 4 इंटू 1 बीटा माइनस के लिए, माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 बीटा प्लस के लिए। ठीक है, बीटा प्लस के लिए z की वैल्यू कितने आ जाएगी? 92 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 2। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एमिट कितना करता है कितना नहीं। z आपका 78 आ रहा है, मेरे को कितना आ रहा है? 78 आपका आंसर आ रहा है। मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं ब्रीफली नहीं बताऊंगा आपको, अगर आपको फॉर्मूले आ रहे तो आप रेडी हो फिजिक्स के लिए, वरना आप रेडी नहीं हो, पहले ही बता रहा हूँ। What will be the height of the image when the object is height is 2 mm in the place in exit of the convex mirror, radius of curvature at the distance of the 20 centimeter from the mirror? बता दीजिए कैसे करोगे। m निकाल लो, मैग्निफिकेशन f माइनस एफ बाई यू, f माइनस यू इक्वल टू आई एच आई बाई एच नॉट, बस बहुत आसान है। 20 माइनस यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 प्लस होगा कि प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में चल जाएगा ना, एट द डिस्टेंस 20 मीटर, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 20 आ जाएगा। एच आई आपको निकालना है, एच नॉट आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दे रखा है, एच आई आपकी आसानी से 10 की पावर माइनस 3 आंसर आ रहा है। तो अगर मीटर में अगर करना है, मिलीमीटर में अगर आप करना है तो 1 मिलीमीटर आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमें करना है। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप दे रखे है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, कैन बी पूछ रहा है, कैन बी, बता दीजिए किस तरीके से करोगे। बहुत ही आसान आसान है। एल कितना लिख लेते हो आप? एक मिनट मिटा देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल इज इक्वल टू एफ जीरो बाई एफ सी। एफ जीरो क्या होता है? एफ जीरो आपका लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स फोकल लेंथ, और एफ सी क्या होता है? कैन बी कॉन्वेक्स और कॉन्केव। एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एल इज इक्वल टू मैं क्या करूँ? एफ नॉट प्लस एफ सी। तो यहाँ पे एफ जो एफ जीरो है ऑब्जेक्टिव का, ये हमेशा ही हमारा कॉन्वेक्स रहता है। कैसे होता है? कॉन्वेक्स, लेंस इज कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव में फोकल लेंथ आएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैन बी कॉन्वेक्स और कैन बी कॉन्केव, कुछ भी हो सकता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं। तो आपको बस एडिशन करना है। आपको कितना चाहिए? 36 आंसर चाहिए लेंथ ऑफ द, 30 प्लस 6 अगर आप करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा। बाकी का आप सॉल्व करके देख लो, माइनस तो रहेगा ही नहीं। मेरा फोकल लेंथ पहले वाला, दूसरा वाला भी मेरा माइनस नहीं रहेगा, 2 प्लस में दे रहेगा 36 प्लस 0। अगर मैं करता हूँ तो फोर्थ ऑप्शन भी सही जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 0 तो 36 ही आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। अगर तुमको कोई और मेथड पता है तो भी बता देना। ठीक है, ये नहीं, फोर्थ ऑप्शन भी मेरे को ठीक लग रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 24 की बात कर रहे हैं। आई एल निकालना है इन एम ए विल बी, निकाल लो आई एल, बहुत आसानी। यहाँ पे आई एल है, आई एल आपका आ जाएगा वी जेड बाय आर एल, बस आसानी से आ गया। 2 5/2, तो कितना आ गया? 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर से करेक्ट आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है।
इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट, कौन सा आउटपुट यहाँ पे रहेगा, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन और मैंने बताया भी किस तरीके से करना है। ये आपका एंड है, ये आपका और है, तो यहाँ पे एंड और की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए डॉट बी आ जाएगा, और जब यहाँ से हटेगा तो ए डॉट बी इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी, और जब आगे जाएगा तो मेरा वाई जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ए डॉट बी का ओ होल होल इनवर्स डॉट ए प्लस बी डॉट क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने और गेट यहाँ पे हमने एंड गेट से गए तो यहाँ पे डॉट आ गया। जब आप इसको ओपन करोगे, जब आप ओपन करोगे तो ए क्रॉस बी इस तरीके से आ जाएगा और ए प्लस बी इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से आंसर देखने को मिल जाएगा, ए प्लस बी तो जीरो हो जाएंगे, ए डॉट बी एक के ऊपर एक, और ये फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को 25 का, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर, द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दे रखा है। ओके, तो एक्स की वैल्यू मेरे को निकालनी, तो काफी आसान है। टीवी गामा -1 अगर आपको पता हो तो ये आपका कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो सेम चीज x इज इक्वल टू गामा -1 एज इन कंपेरिजन अगर आप करोगे तो x इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, गामा माइनस, मोनो एटॉमिक गैस दे रखा है तो गामा की वैल्यू कितनी होती है 5/3 -1, 5/3 -1 करोगे तो आप कितना आ जाएगा 2/3, आंसर यहाँ पे आ जाएगा आसानी से, ठीक है। 2/3 सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बिठा देता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 27। और लीड बुलेट अगर 20 ग्राम ट्रैवलिंग विद द 300 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द ब्लॉक वुड एंड कम टू द रेस्ट अज्यूमिंग 50% ऑफ द हीट इज एब्सॉर्ब बाय द बुलेट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बता रहा है। अच्छा ठीक है, तो वो आपका एमएस डेल्टा टी लग जाएगा, कितनी लग रही है, आधा तो आधा एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है, कितनी इनिशियल एनर्जी लग रही है हाफ mv², और कितना लगा है एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी मेरे को पूछ रखा है, तो अगर आप निकालोगे इसको आसानी से, मास दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वेलोसिटी दे रखी 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 20 एमएस डेल्टा टी 20, और एस कितनी दे रखा है 150, 20 कर दो 3 3 का 3 1 का 3 5 का 5 1 का 5 10 4 25 वगैरह 3 5 का 15 3 5 17 और कितना है 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्योंकि फाइव 15 5 5 25 5 5 25 और 25 इंटू 3, क्योंकि ये भी तो मास रहेगा, मास तो ये भी रहेगा, तो देख लो यार इसका ना आंसर मुझे पता है, मेरे से तो नहीं निकल रहा, 25 आंसर ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। ये वाला मैं क्वेश्चन आपको कमेंट में बताऊंगा, जो भी समझ नहीं रहा कि मैंने क्या गड़बड़ किया है। ओके 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 ओके, एक मिनट, स्पेसिफिक हीट हमको 150 दे रखी है, तो भी जीरो कटेगा ही ना, तो जीरो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे तो जीरो कट रहा है। ओके 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 ओके, चल चल चल, 3 1 का 3 5 का 4 4 25 का, ये भी 5, ओके 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 150, ये एक जीरो की वजह से गड़बड़ होगी, फिर से करवा के बता देता हूँ, वही मैं सोचूं क्या गड़बड़ कर दी। 150 डिग्री सेल्सियस आ रहा है मेरे हिसाब से, एक और बार बता देता हूँ कैसे करना है इसको। ये आपका 1/4 हो जाएगा, एम से एम काट दो आप, पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय आपका एस कितना आ जाएगा, एस आपका 150 दे, जीरो से जीरो कट जाएगा,
ओके, 0 से 0 कट जाएगा, 3 वन ज़ा 3, 5 ज़ा, और ये 4 वन ज़ा, ये 425 ज़ा, 5 वन ज़ा 5, 5 ज़ा 3, 5 ज़ा, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, और ये एक 0, कितना आ गया 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट बार कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 28th क्वेश्चन। Graph between volume and the absolute temperature is obtained in given marks. Okay, gas is heated during the heating process. State 1 to state 2 is process is given. Okay, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक मेरे को प्रोसेस दे रखी पीटी ग्राफ की। तो ठीक है, स्लोप देख लो। स्लोप जो है आपका, स्लोप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी। पी जिस तरीके से बढ़ेगा उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बढ़ रहा है। P1 P2 अगर आपको समझ रहा होगा, इस तरीके से देखो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 जो भी दे रखा है, और इस तरीके से ऊपर जा रहा है। स्लोप 1 अपॉन पी दे रखा है आपका, सही है। डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस स्टेट 1 से लेके स्टेट 2, तो प्रेशर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है, स्लोप आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट भाई, मैग्नेटिक आई इंटू ए। आई का क्या है, एम्पियर। ए का क्या है, एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। बस m0 l2 t0 a1। देख लो, फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है आप। चलिए, इसी तरीके से छोटी मेथड से आपको सॉल्व करना है। If the pipe gives no notes of the frequency, ये दे रखी है। अच्छा, what is the fundamental frequency of the pipe? भाई रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना दिख रहा है, 375:325:875। ठीक है, इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है आप। जब आप ऑर्गन पाइप में वगैरह डालोगे तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसी फर्स्ट 2 की निकाल के देख लो। तो आपका 625 माइनस 375। तो ओपन ऑर्गन पाइप इस ऑर्गन पाइप इज क्लोज। कैसा है आपका ऑर्गन पाइप, कैसा दे रखा है यहाँ पे, फंडामेंटल पाइप एंड इट्स टाइप। अगर मैं उनका रेशियो अगर निकालू, रेशियो मेरे को देखने को मिलता है 3:5:7, जो कि ऑड रेशियो है। ऑड अगर रेशियो आ रहा है तो मेरा किस तरीके का पाइप होगा, मेरा ओपन ऑर्गन पाइप। कैसा होगा, ओपन ऑर्गन पाइप होगा। ऑर्गन पाइप इज क्लोज, सॉरी क्लोज रहे। सॉरी सॉरी गाइस, ज्यादा रात होगी तो मेरे को नींद ज्यादा ही आ रही है, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, सो ऑर्गन पाइप विल बी इज क्लोज्ड। कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालता हूँ तो 625 माइनस 375 डिवाइडेड बाई 2, 125 हर्ट्स। किसी को भी माइनस कर लो, इन दोनों को भी माइनस करोगे तो यही आएगा 125 हर्ट्स। और कैसा है मेरा, ओपन है कि क्लोज है, क्लोज है। तो कैसा है, क्लोज है, क्लोज ऑर्गन पाइप है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, two stays of the strings is given. Okay, A and B playing with the note sa slightly out of the tone and produce a beat of the frequency 5 hertz. Okay, the tension in the string is B is slightly decreased and the beat frequency is found decreased to the 3 hertz. What is the original frequency of the B if the frequency of A is 255? बहुत ही आसान। अगर आप टेंशन को अगर डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी वेयर लेस देन द ओरिजिन ऑफ द ए, फर्दर डिक्रीजिंग वी बी, आपका वी बी मतलब फ्रीक्वेंसी में, इट विल बी रिजल्ट इन इंक्रीजिंग बीट। बीट में क्या होगी, इंक्रीजिंग देखने को मिले। बट ब्रेक फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी डिक्रीज ऑन रिड्यूसिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी वी ऑफ ई ग्रेटर बी इज ग्रेटर देन वी ऑफ ए। तो कैसा है वी बी, आपको अगर आपको निकालना है तो 255 प्लस 5 हर्ट्स, तो आपका कितना आ जाएगा 260 हर्ट्स। बस सारे का मतलब 260 हर्ट्ज यही करना था बस। इफ द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ दे रखा है आपको, फाइंड आउट ऑफ द लाइट, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ ऑफ द लाइट वेवलेंथ आपको दे रखी है। फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, बस बीटा बाय लैम्डा इज इक्वल टू बीटा डैश बाय लैम्डा।
वैल्यू डाल दो बीटा डैश की कितनी आ जाएगी, लैम्डा डैश इंटू बीटा बाई लैम्डा इक्वल टू बीटा डैश। कितना आएगा ये बीटा डैश आपका 6400 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 0.03 mm। कितना आएगा ये 0.04 mm। काटते रहो बहुत ही आसान तरीके से हमने कर दिया। 0.03 mm आना चाहिए, 4 mm आना चाहिए, 4 mm। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट बात कर ले। इतने फास्ट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से सॉल्व करके आया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन मेरे को पता है कि लेंथी है, और आपका 25 क्वेश्चन के लिए ही 45 टाइम लगा है, 45 मिनट्स लग गए। सेकंड को पता नहीं अभी सेकंड कितना जाएगा, और 25 क्वेश्चन कितने जाएंगे। फ्रॉन्टवुड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वेवलेंथ आपको दे रखा है। इंसिडेंट इन स्लिट विड्थ आपको दे रखा है परपेंडिकुलरली। द एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड द मिनिमा विल बी। सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा आप किस तरीके से यहाँ पे निकाल। अल्फा कितना आ जाएगा टी बाई ए, लैम्डा बाय ए। तो लैम्डा कितना दे रखा है 6328 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय ए कितना दे रखा है आपका, ए नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा ना, अल्फा एंगल फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा विल बी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। द स्लिट ऑफ द ए, आपकी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.02 mm, मतलब 10 की पावर -3। फॉर्मूला पता होना चाहिए था अल्फा का। लगभग आपका आंसर देख लो कितना आएगा, 0.18 दे रखा है यहाँ पे, मैंने मतलब निकाल रखा है। तो सेकंड ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे 0.18। एक और बार चेक कर लेना। नेक्स्ट बात कर देते हैं। अ रिजिड बॉडी ऑफ द मास 4 kg इनिशियली रेस्ट मूव अंडर द एक्शन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स 18 न्यूटन and the table with the coefficient of the kinetic friction दे रहे हैं। वर्क डन अप्लाइड टू द फोर्स ऑफ द बॉडी 10 सेकंड विल बी। 10 सेकंड में कितना करेगा भाई, आसान है, देख लो। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा आपका, ए फोर्स कितना आ जाएगा, नहीं फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ मैं पहले। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 0.2 न्यूटन 10 18 और यहाँ पे 10 से इंटू हो जाएगा, तो 8 न्यूटन आ रहा है मेरे को फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मेरे को पहले फोर्स को भी माइनस करूंगा और फिर फ्रिक्शन को माइनस करूंगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मास। तो 18 में से 8 चले गए, डिवाइडेड बाय मास कितना है मेरे को 4 दे रखा है, तो 10/4 इज इक्वल टू मेरे को कितना आंसर आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है। मैं एस की अगर मैं वैल्यू डालूं, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस अप्लाइड वर्क डन अप्लाइडिंग फोर्स ऑफ द बॉडी 10 सेकंड के लिए पूछ रखा है, मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन एस डॉट वी एफ करूंगा ना मैं, हाफ इंटू 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर क्यों, क्या यूटी क्यों नहीं लिया, इनिशियली 0 है, तो हाफ इंटू 2.5 इंटू टी स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को 10 दे रखा है, तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 मीटर आ जाएगा। तो मेरा वर्क डन आसानी से एफ डॉट एस आपका जो है आसानी से 18 इंटू 125 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2250 जूल। कितना आ जाएगा 2250 जूल। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लॉन्ग वायर कैरीज अ 30 एम्पियर करंट। The linear mass density of the wire is 45. Okay. The horizontal long wire carries a 30 ampere current. The linear mass density of the wire is 45 gram per meter. What will the magnitude of magnetic field needed to balance the wire in the air? बता दो भाई कैसे करोगे। BIL is equal to mg। BIL is equal to mg। इसी तरीके से तो बैलेंस होगा अगर बैलेंस नहीं करोगे तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड M/L की वैल्यू डाल दो। M/L कितना दे रखा है, M/L आपको दे रखा है M/L और इंटू G/I। M/L की वैल्यू आपको दे रखी है 45, G कितना दे रखा है आपको 10, I कितना दे रखा है आपको 30, ठीक है। ये 45 ग्राम में दे रखा है तो इसको इंटू करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से। तो B कितना आ जाएगा, B आसानी से आ जाएगा, 15 इंटू 10 की पावर -3। देख लो 15 आ गया, 15 इंटू 10 की पावर -3। 45 की टेबल में 3 के टेबल में 45 15 से जाता है। इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। मतलब अभी तक हमारे पूरा सेक्शन ही यहाँ पे खत्म हो गया। अभी हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में क्या कर रहे हैं, 2 प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर गिवन
चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2 एंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C दे रखा है, स्विच S इज क्लोज, ओके, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, S को यहाँ पे अगर इसने क्लोज किया है तो सिस्टम रीच एट इक्विलिब्रियम करने तक, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेट में सेम पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, पैरेलल पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो कैपेसिटर है तो डिफर करेगा इन चेंजेस ऑन द, अगर आप कोई भी दो प्लेट के अंदर चेंजेस करोगे, तो जैसे कि Q1 और अदर हैज Q2, Q1 Q2 जैसे कि देखने को मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर अगर आप प्लेट के अंदर देखने को मिलेगा तो Q1/C और Q2/C इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इस तरीके से आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप Q1+Q2 देखोगे तो गोस फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू अर्थ, सेकेंड प्लेट से कहाँ जाएगा, आपका अर्थ की तरफ जाएगा। और चार्ज ऑन कैपेसिटर Q1 हैज इट इज पोटेंशियल, चार्ज आपका कहाँ पे होगा, Q1 के ऊपर होगा। Q1 का क्या पोटेंशियल आ जाएगा, Q1/1 के ऊपर है तो Q1/C आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करना भाई। फिगर शो इन फिगर होल्स ऑफ द टैंक कंटेनिंग द वाटर स्टीम कमिंग आउट ऑफ द होल्स, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ द टैंक, ओके, बहुत ही आसान है। कितना देगा, 4 इंटू H-4 इज इक्वल टू 6 इंटू H-6। फॉर्मूले पते होने चाहिए, फॉर्मूले पते होंगे तो वो कर लोगे। 2H इज इक्वल टू 36 माइनस 16, तो H इज इक्वल टू आपका आ रहा है 10 सेंटीमीटर, या फिर 4 इंटू +6 भी कर लोगे तो वही आएगा, क्योंकि सेम जगह है, बेस ऑफ द जो भी हॉरिजॉन्टल है एक ही जगह पे कट रहा है, दोनों तरफ छेद कर कर भी एक ही जगह पे पिंक का पानी गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आंसर जाएगा। Assertion: when no external torque is applied and moment of inertia of the body, a rotating body changes, then the angular momentum remain conserved but the kinetic energy changes। एकदम सही है आपका, एंगुलर सही है। अगर कोई भी टॉर्क अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट ही रहेगा। एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ऐसा कैसे, कैसे बता दो क्लियरली। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप डिक्रीज करोगे तो या तो काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा, या अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्जी अगर आप इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज होगा, वाइस वर्सा जो होगा। तो ये गलत है। सेकंड असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। 39 लगभग बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, अभी हमारे 10 क्वेश्चन बचे। इसका भी बता दो भाई। फील्ड वेरिएशन बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3 इज 2x इज इक्वल टू y दे रखा है। अच्छा कुछ नहीं, पहले Q निकालो। Q कोई भी Q, A E0/K1 माइनस Q A0E0/K2 इज इक्वल टू x, ठीक है। और एक और इक्वेशन बन जाएगी Q AE0/K2 माइनस Q AE0/x3 इज इक्वल टू क्या है, y। 2x/y अगर आप डाल दोगे 2x इज इक्वल टू y, फॉर्मूले में डाल दोगे तो आसानी से आपको देखने को मिल रहा है 3K2 इज इक्वल टू 2K1 प्लस 1/K3। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ नहीं भाई, बस ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पे x माइनस ये वाली वैल्यू डालनी थी, ठीक है। x माइनस डालनी थी, x की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू डालनी थी और आपका आंसर निकालना था, y को कट करना था। इसी तरीके से आपका आंसर आ गया। सेकेंड ऑप्शन आई थिंक सो मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। 40 द मूविंग बॉल कोलाइड्स विद द हेड, अच्छा हेड ऑन कोलिजन है, सिमिलरली बॉल एट द रेस्ट, ओके। 1/4 of the kinetic energy is lost by the impact, the value of the coefficient of the E पूछ रहा है। E पूछ रहा है, डेल्टा के ई निकाल मेरे को पहले, डेल्टा के ई आ जाएगा M1 M2 बाय हाफ M1 M2 बाय M1 प्लस M2 M1 प्लस M2, बहुत ही आसान तरीके से। और इंटू 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 1 माइनस ई का स्क्वायर इन ब्रैकेट एक और U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। जब तक आंसर इस तरीके से नहीं निकालूंगा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये आपका आना मुश्किल होगा। जब आप इसमें सारी वैल्यू डाल दोगे तो आपका ई कितना आ जाएगा 1/√2। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सॉल्व कर लेना। ये आपके लिए होमवर्क, पहला होमवर्क फिजिक्स के लिए, सॉल्व करके बता देना किस तरीके से सॉल्व किया आपने, ठीक है। 41 क्लोज लूप इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एज शोन, पोटेंशियल डिफरेंस इन द करंट इन द एलिमेंट ए बी विल बी। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस भी बताओ और ए बी के अंदर बताओ।
बताओ कैसे करोगे। अब क्या बता, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन द एलिमेंट यहाँ पे पूछ रखा है। अगर ई देखूंगा तो वी बी एल आ जाएगा। वी आपका है 20 इंटू बी आपका 2 है, लेंथ आपका 20 है, और जो 2 है इसको जो 2 जो आपका निकालना 10⁻⁻2 है ना, बी आपका 10⁻⁻2 को भी देखना पड़ेगा। 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। ई कितनी आ जाएगी, 0.08 वोल्ट आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी। ई आपका 0.8 वोल्ट आ जाएगा। आई जीरो क्यों आएगा, आई जीरो आ जाएगा, ये भी होमवर्क है, बता दो मुझे। नींद आ रही है भाई मेरे को, मतलब करके तो आया हूँ मैं सारा सॉल्व। बता दो, जीरो इजी है, जीरो क्यों होगा मेरे को बता देना। डिफरेंस इन करंट एंड एलिमेंट, आई विल बी जीरो बाई वाई आई विल बी जीरो, आई विल बी वाई द आई विल बी द जीरो, बता दिया मैंने खुद ही मार्क कर दिया, बता देना आप आंसर में। ओके, तब पता भी चलेगा कि बच्चों ने सच में आखिरी तक पेपर देखा है, और अच्छा भी लगेगा मुझे। तो 2 पॉइंट ऑफ द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू आर फिक्स ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, पोजीशन दे रखे हैं, एंड ए एंड टू ए फ्रॉम द रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द पोजीशन ऑन द एक्सिस दैट रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं पी, यहाँ पे क्यू, और दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस, एक में एक्स दे रखा है और एक में ना ए दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, अच्छा 2a फ्रॉम द ओरिजिन रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे -2q लगा दिया, जिसका ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है 2a है, और यहाँ पे कैंसिल पॉइंट है q है। नेक्स्ट को कंसिडर कर लिया। लेट पी क्यू पी लेट एट पॉइंट p इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे अगर इज इक्वल टू जीरो अगर मैं करता हूँ तो के क्यू बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 2q बाय एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा √2 एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a। ठीक है, √2 कैसे आ गया, ये वाला 2 और जब आप इसको x को और सॉल्व करोगे 2a माइनस √2a डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 इज इक्वल टू √2a, कितना आ गया आपका √2a। एक्स तो रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ v विच हैज एन पोजीशन एट -2a। जो 2a अगर मैं करूंगा यहाँ पे कंसिडर एक्स को जीरो कंसिडर करूंगा तो -a आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2a। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, प्लस माइनस नहीं -√2a अगर आपको देखने को मिलेगा ओरिजिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, अभी 7 ही क्वेश्चन बचे हैं, 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अभी। इजी क्वेश्चन है, पेपर इजी, इसमें केमिस्ट्री का भी इजी, इतना इजी मत करके जाना, थोड़ा मॉडरेट करके जाओ, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। प्रोटॉन इज एक्सेलरेटिंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। ओके, दे हैव द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द डबली आयनाइज्ड। अच्छा, बेरिलियम इज डबली आयनाइज्ड। ओके, तो प्रोटॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, प्रोटॉन के लिए लैम्डा अगर मैं बात करूँ h इज इक्वल टू √2mp/qp/vp आपकी फर्स्ट होगी। बेरिलियम, नॉर्मल बेरिलियम के लिए h/2mBe/qBe/vBe। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को इक्वल करना है मेरे को, λ1 और λ2, बहुत ही आसान है। h/√2mp/qp और vp इज इक्वल टू h इज इक्वल टू √2mBe/qBe/vBe। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सब कुछ कट जाएगा। mp/qp/vp इज इक्वल टू mBe/vBe/qBe, इस तरीके से आ जाएगा। जब आप करोगे तो इसके अंदर आपको बस वैल्यू डालनी, जो 8 टाइम्स हो गया डी, सेम जो आपका जो ये बढ़ गया ना A8 और 4 आपका M और V क्या बढ़ गया, वो बस आपको डालना है। मास ऑफ प्रोटॉन QP/VP
इज इक्वल टू आपका 8 टाइम्स ऑफ एम पी हो गया या एम बी ई, और वी कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ क्यू ई क्यू पी। ओके, और वी बी ई हमें निकालना है। जब आप इसको निकालोगे तो लगभग वी बी ई कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू वी पी, वी बी ई कितना आ जाएगा 16, वी बी ई वी पी बाय 16, वी पी कितनी वैल्यू दे रखी 100 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ जाएगा 6.25 वोल्ट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 100 वोल्ट दे रखी थी हमें वीपी की वैल्यू, 6.25 वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप समझ गया होगा, बहुत आसान था, बस आपको इक्वेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए था और कब किस तरीके से यूज करते हैं वो चीज आपको पता है, तो यू आर ग्रेट। अगर नहीं पता तो यू हैव टू वर्क हार्ड सो मच, ठीक है। इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखा है, इसको मिटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे मेरे ऐड रेवेन्यू आ जाएगा, मैं नया लैपटॉप भी ले लूंगा और आपको अच्छी तरीके से जल्दी से क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, पढ़ लो, ऐसे मत करो, पढ़ लो, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, पढ़ लो। सब्सक्राइब भी कर देना पढ़ते पढ़ते, यूनिक व्यूअर्स आ रहे तो यूनिक सब्सक्राइबर्स भी आने दो, ठीक है। ओके, photoelectric cell is connected as a source and variable potential difference as the resulting potential current, okay, plotted against the potential difference V. The graph in the broken line represent and a situation was giving frequency, intensity and the incident radiation. If the frequencies increase and the intensity is reduced, okay, which of the following graph of the unbroken line is representing new situation? अगर आपका इंटेंसिटी अगर रिड्यूस कर रहे हो तो सैचुरेशन करंट क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी इंक्रीज करवाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है मेरे को, फोर्थ डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सेम चीज जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा और इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन जाएगी। A linear harmonic oscillator has a total mechanical energy इतना, potential area at mean position 100 joule, then find the kinetic energy at x is equal to इतना इतना। ओके ओके ओके, कितना दे रखा है, टोटल एनर्जी हमको दे रखी है 300 जूल। ओके, और टोटल एनर्जी अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे म्यू नॉट प्लस हाफ के ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 300। ओके, mu naught is potential energy at mp equal to 100 joule. Okay, half ka square is equal to 300 minus 100 is equal to 200 joule. Kinetic energy half k under to a square minus x square, ये चीज अगर आपको पता होगी तो के ई एट एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, a बाय रूट 2 होता है, तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू आपको डालें। के ई कितना हो जाएगा मेरा, के ई क्या हो जाएगा मेरा, के ई हो जाएगा हाफ के अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ के ए स्क्वायर। तो के ई कितना आ जाएगा मेरा 1/4 ऑफ के ए स्क्वायर कितना निकाला था मैंने यहाँ पे, आ गया, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 की 200। नहीं तो टोटल एनर्जी थी यार, ए के ए के ए स्क्वायर मेरे को चाहिए, के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर, एक मिनट पूरा टोटल के हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हाफ, ये जो है ना मैंने हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू जो ला दी थी 200, यहाँ पे बस के ए स्क्वायर की जगह पे आप इसको 400 कर दो, क्यों, यहाँ पे यहाँ का 2 यहाँ पे इंटू में जाएगा तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, तो के ई मेरा बस आ रहा है 100 जूल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सिर्फ 5 क्वेश्चन भाई, और 5 क्वेश्चन के लिए मेरे को झेल लो, फिर तुमको जो करना है कर लेना। एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके, द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज, बहुत ही आसान है, म्यू अगर मेरे को पता है तो म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम डेविएशन मिनिमम माइनस ए प्लस ए बाई 2, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हर साल आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और 1 साइन ए बाई 2, साइन कितना a बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे,
डेल्टा मिनिमम बाई ए बाई टू वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे 3/2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2, एक मिनट 3/2 सॉरी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही म्यू की वैल्यू 3/2 दे रखी है, इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू, क्योंकि मिनिमम का जो है इक्वल टू द एंगल ऑफ द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, इसलिए ये वैल्यू आ गई। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है भाई, बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। 3/2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू, और इसमें इंटू 2 कर देना। ये मतलब मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि ए बाई टू हट जाए। कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू 3/4। कॉस ए बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई टू की वैल्यू आ जाएगी मेरी 41 डिग्री। ए कितना आ रहा है मेरा 82 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 3/4 0.75 और 37 डिग्री सेल्सियस पे भी आ सकता है। ए बाई टू 82 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब देख लेना जो भी है, तुमको बस फॉर्मूला डालना है, वैल्यू पता करनी है और सॉल्व करना है। 67 कर लेते हैं, एक मिनट गाइस, 47 सॉरी सॉरी। Consider the situation shown in figure. Find out the amount of heat flowing per second through the cross section of the bent part. If the total heat taken out per second from the end of at the 200 degree Celsius is 150 joule. अच्छा 150 तो 200 और 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, इट्स इक्वल टू I1, ये I1 I2, ठीक है, R2 बाय I, R1 प्लस R2, R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा। इजी भाई, I1 निकालना है तो 60 R2 150 I, R1 प्लस R2 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 180, जो कि आपका 50 जूल आ रहा है मेरा आंसर। I1 निकालना था बस, इसमें इतना आसान तो था, 50 जूल। I1 I2 निकालना था बस, ये I1 I2 का आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम करते हैं, सर्किट में डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान था। चलिए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन ट्रैवल 30 मीटर अलोंग विद दिस मूविंग d मीटर परपेंडिकुलर इनिशियल डायरेक्शन सो दैट द टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस व्हाट बी द वैल्यू ऑफ द d। भाई अगर ये इस तरीके एक्स वाई एक्स वाई जोन में जा रहा है तो आप इसको सॉल्व करते बैठना, बता देता हूँ कैसे करना है। S1 इज इक्वल टू आपका 30 आ जाएगा 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 से क्यों डिवाइड किया वो बता दूं, ठीक है। S1 ये आपका S1 आ गया, S1 कितना आ गया, S1 मेरा आ जाएगा 18i प्लस 24j। फिर उसके बाद S2 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो जो आपकी ax i कैप माइनस ay j कैप इस तरीके से आ जाएगी। तो S नेट मेरा आ जाएगा S1 का टू S2 का, इस तरीके से S1 S2 जब वेक्टर को जब करोगे 18 प्लस ax का होल i कैप प्लस 24 माइनस ay का होल j कैप। अगर S नेट ओनली ऑन मेरे को x एक्सिस चाहिए तो x एक्सिस की अगर मैं करूंगा तो 224 माइनस ay मेरा क्या आ जाएगा 0, तो मेरी ay की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मीटर। तो अगर मैं S1 डॉट S2 करता हूँ जो कि 0 आ जाता है, S1 डॉट S2 अगर मैं करता हूँ तो मैं 18ax, ठीक है, 18ax इज इक्वल टू आपका 24 इंटू 24 करूँगा तो ax की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 32। तो d ऑफ S2 अगर मैं करता हूँ, d ऑफ S2 अगर मैं S2 वेक्टर का d ऑफ S2 वेक्टर निकालता हूँ तो यहाँ पे 32 i कैप माइनस 24 j कैप तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको अंडर रूट करोगे तो 40 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 मीटर मेरा आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। इनिशियली डायरेक्शन देन द टोटल डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द d मूव देन मूव टू द d। S2 में मूव टू द d किया तो
इस तरीके से आप एक और बार इसको सॉल्यूशन देख लेना, जिसके भी मैंने सॉल्यूशन बहुत लंबे बताए हैं, आपको लग रहा हो इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है भाई, तुम इसको एक बार ढंग से पढ़ो, एक और बार देखो कि क्यों ये टर्म्स मैंने यूज की है, क्यों ऐसे नंबर्स यूज किए। तो फ्लो में मैंने फास्ट बता दिया होगा, बट यू हैव टू मतलब रिवाइंड करो लेक्चर को, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। चलिए अभी अभी हमारे 2 क्वेश्चन के आंसर बचे हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स, फाइनली हमारा खत्म हो रहा है। तो ए long straight wire of the radius and carries the current distributed uniformly over the cross section. The ratio of the magnetic field due to the wire at the distance a by 3 and 2a respectively, the axis of the wire is okay. Long straight wire, radius of the carry current distributing over the cross, the ratio of the length of the magnetic field at the distance. B अगर इनसाइड में अगर मैं करूंगा तो म्यू नॉट आई बाय आर डैश। बी में आउटसाइड में करता हूँ आपका बी मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना, म्यू नॉट आई बाय आर डैश बाय 2 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट में ढंग से बता देता हूँ मैं, फिर आप बोलोगे क्या कर दिया, गड़बड़, शॉर्टकट में लिख दिया था। एक मिनट, बी इनसाइड कितना आ जाएगा मेरा, म्यू नॉट आई बाय आर डैश बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बी आउटसाइड कितना आ जाएगा मेरा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट आई बाय ए बाई 3, आर डैश की जगह पे मैंने ए बाई 3 डाल दिया। ठीक है, ए बाई 3 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 2a में जा रहे हैं। ठीक है, ए बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई का 2 टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सिस ऑफ द वायर विल बी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 2/3 देखने को मिल जाएगा आराम से। म्यू नॉट आई काट देना, ए से ए काट देना, ए से 2 पाई से 2 पाई काट देना, ए स्क्वायर से ए वाला ये वाला ए से ए भी कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2/3 बचा ना, 3 नीचे से लगा, ये 2 ऊपर रह गया। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ओके ये फर्स्ट तो गलत है भाई, ये नहीं आएगा। बी वाली करेक्ट है, म्यू नॉट बाय एच ऑफ एक्स में म्यू आर, ये भी गलत है, डी भी गलत है। इंटेंसिटी ऑफ, ओके समझ गया हम, ये फॉर्मूला देख के समझ गए, बी वाला ही करेक्ट है ओनली। बता दो, कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज भाई, ज्यादा नींद आनी चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रखी तो ओनली बी इज इनकरेक्ट, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है करेक्ट फॉर्मूला। ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा है आपका, बस बी, ओनली बी इज इनकरेक्ट। ओके, इसी तरीके से हंसी मजाक और बहुत फास्ट, कभी कभी फास्ट और स्लो लेते हुए हमारा फिजिक्स का जो है फुल सिलेबस मॉक पेपर बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया है। जो भी डाउट आता है प्लीज बी फ्री, आस्क मी द डाउट। टेलीग्राम चैनल पे आपको पेपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के बाद आपका नीचे मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी देयर। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लव दिस क्वेश्चन सीरीज। इसी तरीके से बने रहिए, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच।